नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, भारत की जनगणना। ओके, हम लोग आज टॉपिक जो है भारत की जनगणना करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, कोई भी परीक्षा आप देख लीजिए, यहाँ तक कि एसएससी, रेलवे, बैंक की भी परीक्षाओं को आप देखिए, वहाँ भी भारत की जनगणना से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से हमेशा कम से कम 2 प्रश्न तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से इसको कवर अप कराया जाएगा। आप लोग पूरा पूरा कवर कराया जाएगा, कुछ आपका छूटेगा नहीं इसमें। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए और हमारे साथ रहिए, देखते रहिए। और जो भारत की जनगणना है ये आपको पूरा कंप्लीट होगा। देखिए, चलते हैं, सिंपल सा है, वन लाइनर में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्लियर है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि भारत की जनगणना किस सूची में रखी गई है। तो ये संघ सूची में रखी गई है। ओके, जो जनगणना का विषय है भारत के, वो संघ सूची में रखा गया है। और आपको पता है सूचियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची। ओके, ये भी आपको पता है। संघ सूची में संघ की सरकार मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, राष्ट्र सूची में राज्य सरकार यानी राज्य की सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ओके, केंद्र और राज्य मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन इसमें प्रभावी किसका होगा? तो प्रभावी होगा केंद्र सरकार का। ओके, प्रभावी जो कानून होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जनसंख्या का अध्ययन किस में करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको कहते हैं डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफी में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान में जनगणना का कार्य जो है वो किस किस सरकार को सौंपा गया है और किस धारा के अंतर्गत सौंपा गया है। तो धारा 246 के अंतर्गत जब भारत की जनगणना का कार्य जो है वो संघ सरकार को सौंपा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में पहली बार जो है आंशिक जनगणना कब हुई थी। तो आंशिक जनगणना हुई थी 1872 में। और काल पूछे तो काल है गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में। ओके, लॉर्ड मेयो के काल में जो है ये आंशिक जनगणना कराई गई थी। कब? पहली बार 1872 में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नियमित प्राधिकृत रूप से कब जनगणना कराई गई थी और किसके द्वारा कराई गई थी। तो कराई गई थी 1881 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ओके, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार क्या कराई गई थी? जनगणना कराई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो वो थे हेनरी प्लाउडेन। ओके, हेनरी प्लाउडेन जो है भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो पहली बार जाति आधारित जो जनगणना है वो शुरू हुई थी 1931 में। ओके, 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। ओके, जनगणना का कार्य किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के। ओके, या जनगणना आयुक्त के निर्देश के अनुसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। ओके, 1911 से लेकर के 1921 तक जो है जन्म वृद्धि दर क्या थी? बहुत कम थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ष 1951 में वर्ष वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ओके, जिसमें न्यूनतम थी उसको क्या कहते हैं? महाविभाजक, और जिसमें जन्म दर क्या थी? अधिकतम थी, उसे क्या कहा गया था? उसे कहा जाता है लघु विभाजक। और कब हुआ था ये?
1951 में जो वृद्धि दर थी, जन्म वृद्धि दर, वो बहुत अधिक थी, इसलिए इसे लघु विभाजक भी कहा गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसमें है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। ओके, इसमें कितने सवाल? 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। और स्वतंत्र भारत में अगर पूछे कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1951 में। और आपको पता है कि 1951 में ही क्या हुआ था कि यहाँ पे जन्म वृद्धि दर बहुत अधिक हुई थी। ओके, यहाँ पे अधिकतम जन्म वृद्धि दर थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? लघु विभाजक वर्ष भी कहा गया। ओके, 1951 को क्या कहा गया? लघु विभाजक वर्ष। अभी आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना 2001 में हुई थी, मतलब पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। ओके, जो 2011 की जनगणना है वो क्या है? भारत की 15वीं जनगणना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं जनगणना है। ओके, अगर स्वतंत्र भारत के बाद की बात करें तो कब कौन सी है? ये 7वीं है। ओके, और अगर ऐसा देखा जाए भारत की, तो भारत की है ये 15वीं। सबसे पहले कब हुई थी बताइए? सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी आंशिक रूप से 1872 में। ओके, आंशिक रूप से कब हुई थी? 1872 में। फिर उसके बाद हुआ था 1881 में। ओके, नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। ओके, 2051 में कितने सम्मिलित किए गए थे? 14 सवाल। और यहाँ पे 2011 में कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। ओके, अब बात करते हैं कि 2011 में इसके आयुक्त कौन थे। तो सी चंद्रमौली 2011 में जनगणना के आयुक्त थे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, भारत में अकेले पूरे भारत में विश्व की 17 पॉइंट मतलब 17.5% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ओके, और भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है, मतलब 2.4% भूभाग पर ही खाली इसका क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है। और ये उतना ही मतलब 2.4% तक ही फैला हुआ है। ठीक है, नागालैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या में कमी आई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो नागालैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 2011 में जनसंख्या में कमी आई है। अब भारत की जनसंख्या हम देखते हैं 2011 के अनुसार। तो इस टाइम पे 2011 के अनुसार अगर देखें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.5 करोड़। ठीक है, जो कि अभी बढ़ करके कितनी हो गई है? लगभग 135 करोड़। ओके, अभी लगभग बढ़ करके कितनी हो गई है? 135 करोड़। यह 2011 का डेटा है। अब जनसंख्या दोबारा कब होगी? अब होगी 2021 में। ओके, आपको पता है कि हर 10 वर्षों के बाद जनसंख्या कराई जाती है। ओके, तो यहाँ पे 2021 में पुनः जनसंख्या क्या है? जनगणना कराई जाएगी। ओके, और आपको पता है कि जनगणना जब होती है तो इससे जो हमारी सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, वो बढ़ती हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटें हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, इसी के लिए आपको पता है कि नया संसद का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, जिसकी लागत है 922 करोड़ रुपए। ओके, 922 करोड़ रुपए में एक संसद संसद का निर्माण हो रहा है। ओके, क्यों निर्माण हो रहा है? इसकी क्या आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता यही है कि जब 2021 में जब पुनः जनगणना होगी, ठीक है, 2021 में, तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है उसमें भी वृद्धि होगी। ओके, और उसमें अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पे लगभग सीटें जो हैं वो लोकसभा में 700 से लेकर के 900 तक पहुंच जाएंगी। ओके, 700 से लेकर के 900 तक जो सीटें हैं
वो पहुंच जाएंगी। इसी के लिए नए संसद का निर्माण हो रहा है कि वहां पे क्या होगा, काफी स्पेस होगा लोगों के, जो भी हमारे सदस्य होंगे लोकसभा के, उनके लिए सीटें होंगी, ठीक है, जहां पे वो बैठ सकें, ठीक है। उसका जो एरिया है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा बन रहा है, 922 करोड़ की लागत में बन रहा है, ठीक है। इसी के लिए कराया जा रहा है क्योंकि 2021 में पुनः जनगणना होने वाली है। देखते हैं अब अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का जो प्रतिशत है वो है 17.5%। ओके, यहाँ देखिए आपको बताया गया है कितना प्रतिशत है, 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जब 2021 की जनगणना होगी तो ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि दशकीय यहाँ पे वृद्धि दर क्या थी। तो दशकीय वृद्धि दर जो थी वो थी 18.14 करोड़, यानी 17.7%। अगर प्रतिशत में देखें तो 17.7%। ओके, और अगर वार्षिक जन्म देखें, वार्षिक वृद्धि दर देखें, ये तो दशकीय थी, हर 10 साल की थी, ठीक है। और अगर वार्षिक वृद्धि दर देखें तो वार्षिक वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है 1.64%। ओके, 1.64%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भारत में पुरुषों की जनसंख्या अगर देखें तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 62.31 करोड़। ओके, 62.31 करोड़ मतलब 62.31 करोड़। ओके, अगर महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या है 58.47 करोड़ मतलब 58.47 करोड़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 16.16% है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 9.42% है, और वहीं बिहार में 8.07% है। यह है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर अभी फिर से जब डेटा चेक किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ हमें दूसरे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन ये हमें कब पता चलेगा, 2021 की जब जनगणना होगी तब ये हमें पता चलेगा, ठीक है। बाकी आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हो गए। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो उसमें सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसको आप सैम से भी याद कर सकते हैं। ओके, सैम से, सैम बना दीजिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ओके, सैम से इसको आप याद कर सकते हैं। इसका उत्तर प्रदेश, ओके, यूपी एम और बी, ओके, यूपीएमबी, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, देखिए कुछ भी आप बनाइए या फिर इसको आप यू काट दीजिए, एमयूबी कर दीजिए, ठीक है, एमयूबी कर दीजिए, एमबीए होता है, एमबीयू कर दीजिए, ठीक है, एमबीयू कर दीजिए, एमबीए होता है ना, एमबीए आप जानते हैं एमबीए कोर्स होता है, ठीक है। उसी तरह से आप एमबीए की जगह एमबीयू कर दीजिए, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और यू से उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आपको जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, जो 3 राज्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। तो साक्षरता जिसमें है वो है केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, यहाँ पे साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, कहाँ पे, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा में। इसका भी आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक। उसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए कि आपको, आपके ऊपर कोई भी फाउंडेशन नहीं है। आपको जिस तरह से भी आप देखिए, ट्रिक हमें ही डेवलप करनी होती है कि हमें वो ट्रिक किस तरह से याद हो जाए। अगर आपको, अच्छी बात है कि केरल, मिजोरम, त्रिपुरा आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करिए, एक कोई सिंपल सी ट्रिक बना लीजिए, उससे आप याद कर लीजिए, और उससे आपको क्या होगी, आसानी भी होगी और चीजें आपको जल्दी याद भी हो जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की, तो वो है बिहार। ओके, सॉरी, अगर न्यूनतम जिसमें साक्षरता है मतलब लिटरेसी की अगर बात करें सबसे कम, तो वह है बिहार। और यहाँ पे अगर सर्वाधिक जिले वाले सर्वाधिक संख्या वाला जिला देखें तो यहाँ पे जो जनसंख्या जिसमें सबसे ज्यादा है वो है महाराष्ट्र, थाने में। ओके, थाने में जो है यहाँ पे जनसंख्या जो है सर्वाधिक निवास करती है इस जिले में, जो कि कौन किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बात करें न्यूनतम जिले वाला, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का जिला कौन सा, दिबांग घाटी। ओके,
दिबांग घाटी में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ओके, अब देखते हैं अगला। अगर बात करें कि सबसे अधिक जिलों वाला राज्य, तो वह है उत्तर प्रदेश, जहां पे कितने कुल 75 जिले हैं। ओके, कुल 75 जिले हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट है कि भारत की साक्षरता दर सात भारत की साक्षरता दर की अगर बात करें, तो भारत की साक्षरता दर जो है वो है 74%। ओके, भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 74% है। इसमें अगर पुरुष की साक्षरता दर देखें तो पुरुष की है 82.14, और अगर महिलाओं की देखें तो है 65.46। ओके, महिलाओं की कितनी है, 65.46। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। तो किसमें है, केरल में 93.9% और मिजोरम में 91.6%। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, केरल में, जहाँ पे 93.9% और वहीं मिजोरम 91.6% के साथ सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं। और यहाँ पे देखें पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वहाँ पे केरल में 96% पुरुषों में है, और वहीं मिजोरम में 93.7% है। ओके, 93.7% जो है पुरुषों की साक्षरता दर है मिजोरम में, और केरल में 96.6% है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो केरल जो है, यहाँ पे महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 92%। वहीं मिजोरम की अगर बात करें तो वो है 89.4%। ओके, 92% कहाँ पे है, केरल में है, और अगर मिजोरम की बात करें तो 89.4% जो है वो मिजोरम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य जो हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे बिहार जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, जिसमें कुल 63.8% मतलब 68.8% जो है फुल लिटरेसी है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें उसके बाद, तो अरुणाचल प्रदेश में 67, और वहीं राजस्थान की बात करें तो 67.1% है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है न्यूनतम में। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में अगर बात करें तो बिहार में टोटल जो है वो है 73.4%, मतलब 73.4% जो है यहाँ बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 73.7% है, और अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में 75.6% जो है यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर है। ओके, अगर न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता दर देखें तो यहाँ पे राजस्थान में सबसे कम है, जो कि 52.7% मतलब 52.7% के साथ में है। वहीं बिहार में 53.3%, और झारखंड की अगर बात करें तो 56.2% के साथ में यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो है मिजोरम का सिरपित जिला। ओके, सिरपित जिला जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जो कि कहाँ पे है, मिजोरम राज्य में है। और अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाला देखें तो है मध्य प्रदेश में अलीराजपुर। ओके, जो मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। चलते हैं अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य जो हैं वो अगर देखा जाए तो बिहार जो है यहाँ पे घनत्व जो है सबसे सर्वाधिक है। कितनी है, 1106 वर्ग किलोमीटर। ओके, 1106 वर्ग किलोमीटर। और वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें तो 1028 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 1028 वर्ग किलोमीटर और 1106 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए 1106 और 1028 क्या है वर्ग किलोमीटर। तो ये देखिए किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति जो हैं रहते हैं। वहीं पंजाब में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1028 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। ओके, इसका मतलब जो है सीधा सीधा ये है। ठीक, वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में 1 किलोमीटर के वर्ग दायरे में 1 वर्ग किलोमीटर दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 382 व्यक्ति। ओके, 382 व्यक्ति जो हैं 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। अब आते हैं न्यूनतम घनत्व वाले राज्य। तो न्यूनतम घनत्व वाले अगर राज्य की बात करें तो वो है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, जहां पे कुल 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर वर्ग में निवास करते हैं। ओके, 1 किलोमीटर वर्ग में क्या है 1 वर्ग किलोमीटर में
केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी के साथ यह सबसे कम घनत्व वाला राज्य भी है। ओके, अगर सर्वाधिक घनत्व वाला जिला देखें तो वह है उत्तर पूर्व दिल्ली। ओके, उत्तर पूर्व दिल्ली जो है वो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। और न्यूनतम घनत्व वाला अगर जिला देखें तो वह है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है वो न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। अब अगर लिंगानुपात की बात करें भारत में तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। ओके, अगर भारत में लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। ओके, मतलब 1000 पुरुष हैं और 943 महिलाएं हैं। क्लियर है? चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात जो है वो है 919। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर राज्य की बात करें तो वह है केरल, जहाँ पे 1084 जो है 1084 है। और वहीं पे अगर तमिलनाडु में बात करें तो यहाँ पे 996 है, और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे 993 है। और न्यूनतम अगर लिंगानुपात वाला राज्य देखें तो यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा, जहाँ पे 879। ओके, 879 जो है यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। ओके, हरियाणा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है पुडुचेरी राज्य में माहे। ओके, पुडुचेरी राज्य में माहे, जिसमें 1176 लिंगानुपात है। ओके, और अगर देखें नेक्स्ट सबसे न्यूनतम वाला, तो सबसे न्यूनतम वाला जो जिला है वो है दमन, जहाँ पे 533 जो है लिंगानुपात है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो देखिए यहाँ पे पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे कितना है? 1176। ये देखिए लिखा हुआ है 1176। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वह है दिल्ली। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह है दिल्ली। और अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वह है लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप जो है यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश में। और अगर आप बात करते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वह है दिल्ली। ओके, पुनः दिल्ली जो है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी क्या है? सर्वाधिक है। और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वह है अंडमान, जहाँ पे 46 वर्ग किलोमीटर। ओके, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 46 व्यक्ति। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वह है लक्षद्वीप शासित प्रदेश। ओके, लक्षद्वीप शासित प्रदेश और दादर नागर हवेली। ओके, लक्षद्वीप शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली। ओके, क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए ये थे भारत की जनगणना। इसी के साथ हम अब आपके लिए नेक्स्ट जो लेके आएंगे वो लेकर के आएंगे यूपी की, फिर इसके बाद में बिहार की। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की हम जनगणना आपके सामने लाएंगे। और यहाँ जो कि आपकी किसी भी पेपर हो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, अगर बिहार पीएससी है या बिहार स्पेशल में यहाँ से बिहार जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही उसी तरह से यूपी पीसीएस या यूपी का कोई भी पेपर है तो वहाँ पे यूपी के जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जनगणना से पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ यूपी की जनगणना से भी प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल और बिहार के लिए बिहार स्पेशल की जनगणना जो है वो हम लेकर के आएंगे। और आपको बताया है कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप gsnagri.com पे जा करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। क्लियर है? चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।